हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज हमारे साथ विक्रमादित्य सर हैं जो कि एमपीपीएससी 2019 में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए हैं। आज ये अपने बारे में बताएंगे और अपने जीवन में जितना इन्होंने संघर्ष किया और आज इस पद को प्राप्त किया, जिसे सुनकर आप बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ टिप्स भी आपको बताएंगे। प्री मेंस को कैसे क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू का डर क्या होता है, मेंस कितना इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों का गाइडेंस भी आपको देंगे। तो मिलिए विक्रमादित्य सर से, जो कि आप अगली आवाज़ सुनेंगे। लीजिए सर। नमस्कार। मेरा पूरा नाम सुदर्शन विक्रमादित्य पांडे है। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा एमपीपीएससी 2019 में मेरा चयन आबकारी उप निरीक्षक के पद पे हुआ है। मेरे इस चयन में मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन और मेरे मित्रजनों का बहुत सहयोग रहा है। साथ ही साथ ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे यह पद प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। मेरी प्रारंभिक परीक्षा मेरी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा गांव के ही स्कूल में 7वीं क्लास तक जेबीएस स्कूल में हुई है। मैं मूलतः ग्राम भितरी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी का निवासी हूँ। 7वीं क्लास के बाद 8वीं से 12वीं तक की मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो श्रवण कुमारी स्कूल में हुई है, जो रीवा में है। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन बीएससी साइंस में हुआ है, मॉडल साइंस कॉलेज से। और इसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में एमए मैंने किया है, जो कि अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से, रीवा से किया है जी। एमपीपीएससी की तैयारी मैंने 2018 में शुरू की थी। धीरे धीरे मैंने सबसे पहले सिलेबस को समझा और तैयारी शुरू करते हुए उस समय 1 साल का मैंने पहले मुझे लगा था कि समय लगेगा। 1 साल के समय के अकॉर्डिंग मैंने तैयारी शुरू की थी। बाद में फिर 19 का जब वैकेंसी आई, उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया और ये तैयारी मेरी रीवा से ही मैंने की थी। रीवा से तैयारी के दौरान मुझे कुछ समझ में आया, क्योंकि दिक्कतें थी, थोड़ा सा मटेरियल वगैरह की समस्याएं होती हैं, तो वो चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी। फिर भी रीवा से तैयारी करके मैंने प्री क्लियर किया और प्री क्लियर करने के बाद मेंस की भी तैयारी, उस समय लॉकडाउन 2020 में आ गया था, तो लॉकडाउन में ही मैंने घर से ही, रीवा से ही तैयारी शुरू की। मेंस मैंने पूरा 1 साल अपना प्रिपेयर किया। फिर मेंस का सेंटर मैंने इंदौर चुना था और एग्ज़ाम देने के लिए इंदौर आया। यहाँ मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाई और फिर मेंस मैंने दिया। फाइनली 1 साल बाद फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ और कुछ कारणोंवश ये परीक्षा थोड़ा सा विलंब में रही। इसी के दरमियान 2020 का भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और 2020 का फॉरेस्ट का भी मैंने प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक, दोनों में मेरा, सिविल और फॉरेस्ट दोनों में मेरा इंटरव्यू था। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों का इंटरव्यू मैंने दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एमपी ये 2019 का जो इंटरव्यू सबसे बाद में हुआ, ये इंटरव्यू मैंने दिया और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये रही मेरी कुछ जर्नी, जैसे मैं आया हूँ अभी तक। और जहाँ तक बात है कुछ अगर मेरी सजेशंस की, टिप्स लाइक कि आप प्रीलिम्स में क्या कर सकते हैं मेंस के लिए, तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले मेरा जो टारगेट था मेंस का सिलेबस करना, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा होता है, मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है और मेंस में आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने मेंस की तैयारी पहले शुरू की, मेंस के सिलेबस को समझा। यूनिट, उस समय यूनिट 2019 में नहीं हुआ करती थी, पार्ट ए और पार्ट बी हुआ करता था, तो उसको मैंने समझा। उसके लिए जो भी नोट्स या मटेरियल हो सकते थे मैंने कलेक्ट किए, फोटो कॉपीज़ इकट्ठा की। मैंने मेंस की तैयारी रीवा से ही शुरू की थी, तो उसके लिए इंदौर से कुछ मेरे दोस्त लोग रहते थे, उनसे मैंने कुछ मटेरियल जो भी था वो मंगवाया। और लॉकडाउन में चीज़ें उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, फिर भी किसी तरह करके मैंने तैयारी शुरू की, अपना जारी रखा। मेंस जब तैयार हुआ मेरा, अचानक से जैसे मेंस से तैयारी चल रही थी, जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, मेरे पास 60 दिन थे। 60 दिन में मैंने मेंस की तैयारी को हॉल्ट किया और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे उस समय, जैसे एक्ट वगैरह 2019 में हुआ करता था और भी जो चीज़ें थी, तो फिर उसकी मैंने तैयारी प्रीलिम्स बेसिस पे शुरू की, जो कि फैक्चुअल होती है। अक्सर लोग जो गलतियां करते हैं, जो शुरुआत में शायद मेरी भी गलती थी जब मैंने सबसे पहले तैयारी शुरू की, कि वो प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं कि एक बार प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मेंस प्रीलिम्स अगर आपको किसी भी तरह निकल भी गया, तो आप लिमिटेड टाइम में, ये बहुत मुश्किल है कि आप मेंस प्रिपेयर कर सकें।
प्रीलिम्स में आप जो गलतियां करते हैं या कट ऑफ से 2-3 नंबर दूर रह जाते हैं या जो भी एरर्स आपसे होती हैं उसमें, उसकी बड़ी सबसे बड़ी जो उसके पीछे का रीज़न है वो ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं या आपको पता नहीं होता है कि किसी भी क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है या उसके बारे में पूरी हिस्ट्री या बैकग्राउंड पता नहीं होता है। अगर आप मेंस तैयार करते हैं हर तरह से, एक अब मेंस की तैयारी जो होती है वो एक दो मटेरियल कई सारे सोर्सेज आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट, आपका बैकग्राउंड किसी भी टॉपिक का और उसके पीछे का जो रीज़न है पूरा, है ना, शुरू से लेके अंत तक, वो आपका क्लियर रहता है। तो अब जब आपके पास आते हैं क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, तो आप कुछ भी किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन भी नहीं रहा है, समझ लो आपको उसमें समस्या आ रही है, तो चूंकि आपका मेंस अच्छे से तैयार होता है, तो आप उसको एलिमिनेट करके कर जाते हो। और वैसे भी प्रीलिम्स में जैसे 100 क्वेश्चंस रहते हैं, किसी से भी सारे बनते नहीं हैं, 50 से 60 ही सबसे बनते हैं। बाकी जो कट ऑफ क्लियर करने में जो हेल्पफुल जो 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपके मेंस की जो तैयारी रहती है, जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव या कहा जाए इंटेंसिव स्टडी रहती है, उसी के बेसिस पे आप वो 10 से 15 क्वेश्चंस क्लियर करते हो और फिर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो। तो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी रही है। अगर अटेम्प्ट की बात करें तो ये प्रीलिम्स और मेंस 2019 का मेरा पहला था, और लेकिन इंटरव्यू मेरा तीसरा था। जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 का मैंने फॉरेस्ट और सिविल दोनों का इंटरव्यू दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें नहीं हुआ। तो मेरा तीसरा इंटरव्यू था और इंटरव्यू में मुझे 152 नंबर मिले 175 में, जो कि अपने आप में माना जाता है कि हाँ, एक अच्छे और रिस्पेक्टेड स्कोर होता है इंटरव्यू में। तो ये मेरा स्कोर रहा और फाइनली मेरा आबकारी उप निरीक्षक के पद पे चयन हुआ है। तो ये मेरा कुछ बैकग्राउंड रहा है। इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहला इंटरव्यू जो था मेरा, सबसे पहला, वो 2020 का सिविल का, वो शर्मा सर के बोर्ड में था, के शर्मा सर के बोर्ड में। तो वो मेरा मतलब 15 मिनट करीब चला था और 15 से 20 मिनट के बीच में ही रहा होगा। अच्छा था इंटरव्यू, वो मैंने तैयारी पूरी की थी उसके बेसिस पे। पहला इंटरव्यू था, मैं एक्साइटेड भी बहुत था और मैंने जो अपना व्यक्तिगत विवरण पत्रक या डीईएफ जिसको बोलते हैं, वो उसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है उसको मैंने तैयार किया। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या 2021 में अभी जो इंटरव्यू देंगे, तो उनके लिए ये सजेशन है कि डीएएफ को पूरा तैयार करें। आपके नाम से लेके, आपके गांव के एड्रेस से लेके, आपके स्कूल कॉलेज, उसका मोटो, लोगो, जो भी आपके टीचर्स रहे हैं या आपका बैकग्राउंड या आपके कॉलेज की हिस्ट्री, आपके एरिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ जो आपको लगता है कि ये यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, डीएएफ में मेंशन है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। वहाँ पे जो इंटरव्यू का जो पैनल होता है, पैनल में जितने भी बोर्ड मेंबर, जो चेयरमैन या मेंबर होते हैं, वो इतने हाईली क्वालिफाइड और उनको नॉलेज का इतना ज़्यादा रहता है कि उनको आपके बारे में या जो भी जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उनको पता ही होंगे। आपका ग्रेजुएशन क्या है और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, कुछ भी जो भी हो, चाहे कॉमर्स हो, लिटरेचर हो, साइंस रहा हो, उसके बारे में उनको पता रहता है और वो ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उससे आपसे पूछ सकते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो अपना बैकग्राउंड, जहाँ से आप ओरिजिन है आपका, उसको तैयार करें। जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है उसमें जो भी सिलेबस हैं वो तैयार करें। मेरा एमए है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इसमें मैंने एमए के लिए जो 4 सेमेस्टर होते हैं पूरा उसका सिलेबस निकाल लिया था, डाउनलोड किया। सिलेबस में जो जो टॉपिक थे, जैसे शेक्सपियर हो गया या फिक्शन ड्रामा, शेक्सपियर के जितने भी ड्रामा और प्लेस हैं, और फिक्शन और ऐसे प्रोज और पोएट्री, ये जो 4 सेक्शन होते हैं, इन सबको मैंने अच्छे से तैयार किया। जितने भी सिलेबस में राइटर मेंशन थे, जैसे वर्जीनिया वुल्फ से लेके एलियट तक, कीट्स हो गए या फिर ऑस्कर वाइल्ड, जितने भी उसमें लिखे हुए थे, उसको मैंने अच्छे से तैयार किया, उसकी पूरी हिस्ट्री तैयार की। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको बस थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन 3 दिन देना पड़ेगा। आपको सिलेबस को थरो स्टडी करनी पड़ेगी और उसके लिए मटेरियल भी आपको पूरा एकदम से नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट जो आपके टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है उसको आप एक भी बार रिवीजन कर लेंगे तो इतना तो हो ही जाता है कि अगर वो कोई आपसे एट रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे अब 2019 का मैं बताऊं, तो इस इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से उन्होंने देखा आपका जो सब्जेक्ट रहता है ग्रेजुएशन का वो मेंशन रहता है। मेरा जियोलॉजी था ग्रेजुएशन में, फिजिक्स मैथ्स और जियोलॉजी। तो जैसे ही उन्होंने जियोलॉजी देखा, एक बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि टर्की में जो भी भूकंप आया था उसके पीछे की क्या रीज़न था, या फिर वहाँ पे कौन कौन से प्लेट्स होती हैं, ये चीज़ें, प्लेट टेक्टोनिक क्या है।
तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन, ऐसे बनता जाता है। अब चूंकि वो मैंने पढ़ा हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन है, मैंने उसको एक बार रिवाइज कर लिया था, तो उस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से उसका रिस्पॉन्ड किया। फिर एक दूसरे बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि इंग्लिश लिटरेचर है उससे क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मैकबेथ जो शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है उसके बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें रहती है बैकग्राउंड से। अगर 3-4 क्वेश्चन भी आपके उन्होंने पूछ लिया और उसका आपने अच्छे से आंसर दिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। आपकी एक हॉबी रहती है, वो हॉबी से क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप हॉबी से जो भी आपने लिखा है आपने उसको तैयार किया है। जैसे मेरी थी कहानी और कविताएं लिखना। अब इस हॉबी को तैयार करने के लिए क्या हो सकता है कि मैं कुछ कविताएं याद कर लूं या कुछ कहानियां बना लूं, शायद पूछ सकते हैं। पर नहीं, ऐसा क्या होता, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपने तैयार ना किए हों या जिनको आंसर करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने मुझसे कविता कहानी लिखने का जो मेरा हॉबी था उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा कि अच्छा, अगर आप कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं तो आपने इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी होगी। मैंने कहा यस सर, मैंने पढ़ी हैं। तो उन्होंने कहा महाभारत और रामायण ये आपने पढ़ा है? मैंने कहा यस सर, पढ़ा है। तो महाभारत और रामायण में 3 सिमिलरिटीज बताइए। अब ये ऐसा क्वेश्चन था, आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था, जिसको आप, अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से तैयार नहीं किया या आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा है तो आप इसको आंसर करने में आपको हड़बड़ाहट हो सकती है। बट फॉर्चुनेटली मैंने रामायण और महाभारत दोनों पढ़ रखे थे, तो मैंने इम्प्रॉम्प्टू आंसर दिया, तो उससे वो संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से इंटरव्यू में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप उसको टैकल कर सकते हैं। एक और बात, जैसे और एक बात मैं बताना चाहूँगा। ये एक समस्या रहती है या एक डाउट रहता है लोगों के मन में कि इंटरव्यू लंबा चला या छोटा चला, इस पे इसका क्या रिजल्ट पड़ता है इम्पैक्ट पे। मेरा जो 2020 वाला इंटरव्यू था, सिविल वाला 15 मिनट करीब चला होगा और फॉरेस्ट वाला 20 से ज़्यादा मिनट का चला था, जो कि लंच के बाद हुआ था। तो ऐसा लगा था कि भाई अगर 20 मिनट या उससे ज़्यादा इंटरव्यू चल रहा है, 4 बोर्ड मेंबर थे, बहुत सारे, उन्होंने वेरियस क्वेश्चंस पूछे और मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे सिर्फ 2 क्वेश्चन को छोड़ के मुझसे सारे बन गए थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त था कि इंटरव्यू में मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे और इसमें सिलेक्शन होना है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। जो मेरा 2019 का इंटरव्यू था, ये इस इंटरव्यू में मेरा सिर्फ 8 से 9 मिनट चला है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, उन्होंने पूछे, मैंने आंसर किए और बोले ठीक है आप जा सकते हैं। और इसमें मैंने 152 नंबर प्राप्त किए हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इंटरव्यू कितना लंबा या छोटा चला, इससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके कितने सटीक और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किए हैं। जैसे में और एक चीज़ होती है, मेंस। मेंस क्या होता है, अब इंटरव्यू आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हो सकता है कुछ आंसर क्वेश्चंस वो ऐसे पूछ दें जिनके आंसर आपको ना पता हो, या तो वहाँ पे आपको सॉरी बोलना है। आपको बिल्कुल भी उसको लाग लपेट नहीं करना है कि सर हम आसपास इसके आंसर दें या कुछ गेस कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सर हम गेस करके बता सकते हैं, तो गेस करने पे वो एक गलत इम्पैक्ट जाता है। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, नहीं पता है आप बिल्कुल बोल दीजिए कि हाँ, कि मुझे नहीं पता है। उन्होंने 1-2 फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे मुझसे कि एक किसी बुक का नाम पूछा था, किसके राइटर कौन है, मुझे नहीं पता था, तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता है। चंद्रयान के बारे में उन्होंने 1-2 ऐसी चीज़ें पूछी जो मुझे याद नहीं थी, उस समय पता नहीं थी, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर। तो उससे आप, पता नहीं है, बिल्कुल सॉरी बोल दीजिए। आसपास का आंसर देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। इंटरव्यू के बारे में बात करें कि वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि उनको आपने हम जितने भी होते हैं सारे आंसर अपने हिसाब से सब अच्छे ही देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिया गया आंसर उनको शायद पसंद ना हो, या फिर जो चीज़ वो सुनना चाह रहे हैं हमने उनको वो चीज़ नहीं बताई है ना। तो इससे क्या होता है कि इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, तो और आपके इंटरव्यू की मार्किंग भी थोड़ा कम हो जाती है। तो मेंस में मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा, आप अपना स्कोर बढ़ाने की कोशिश करें। मेंस में जब आप फोकस करेंगे, आप जैसे 2020 की बात करें पर्टिकुलरली, तो 750 या 760-70 एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड स्कोर था। अगर आपने इंटरव्यू में फिर आप ठीक ठाक नंबर आपने प्राप्त कर लिए तो आप डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी, तो आप आराम से ये पद उठा सकते हैं। तो मेंस में आप पूरी तरह से फोकस करें, वहाँ पे ज़्यादा स्कोर अगर कर सकेंगे तो इंटरव्यू के ऊपर आपकी रिलायबिलिटी थोड़ा कम हो सकेगी। कि अगर इंटरव्यू में आपकी मार्किंग भी कम होती है तो भी आप सेकंड ग्रेड की पोस्ट तो आराम से उठा सकते हैं। अभी जो नया सिलेबस आया है एमपीपीएससी का 2024 से जो लागू होगा,
इस संबंध में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अ, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था कि जो 2020 से 23 तक था, 20, 21, 22, 23, उसमें 3 मार्कर हुआ करते थे। हर एक यूनिट से 3 मार्कर, ये 3, सॉरी, 5 मार्कर, 2 और 11 मार्कर, 1। हर एक यूनिट से इतना रहा करता है, 3 3 मार्कर, 2 5 मार्कर, 1 11 मार्कर। तो ये आपका ऑलमोस्ट जाके ये 30 मार्क्स का आई थिंक हुआ करता था, है ना? 3 नो, ठीक है, 30 मार्क्स एक यूनिट से हुआ करते थे फिक्स। नए सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, जितना मैंने उसको पढ़ा है, कि हर एक यूनिट से इतना ही पूछा जाएगा। पर जो यूनिट का डिवीजन है वो इस प्रकार से ही किया गया है कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हर यूनिट से बनेंगे, और सिलेबस से कुछ हटाया नहीं गया है बल्कि और कुछ जोड़ा गया है। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, 1 2 यूनिट्स हटाई गई हों, पर मोस्टली सिलेबस वही है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो अब जो नया पैटर्न है वो हो गया है 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर। ठीक है। अब 3 मार्कर में क्या होता था, पहले इसका इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अगर आपने एक पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में अगर 3 मार्कर आया है, 15 3 मार्कर है, 15 3 मार्कर में अगर आपने 12 या 13 कर लिए, सपोज 12 करते हैं, तो आपका स्कोर 80 85 या 90 तक जा सकता था। क्योंकि 3 मार्कर में अगर 12 3 36 हम 35 नंबर एवरेज भी लेके चलते हैं, या 30 नंबर भी एवरेज लेके चलते हैं, तो अगर इधर एवरेज मार्किंग भी यहाँ पे हुआ करती थी तो भी आप 80 प्लस स्कोर कर देते थे। और 80 एक पार्ट में, 80 पार्ट बी में, तो मतलब 160 स्कोर हुआ करता था। जैसे 80 पार्ट 1 और 80 पार्ट 2, 160 हुआ। और 160 का जो स्कोर हुआ करता था वो, अगर आप हर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड करें, तो अगर इसका एवरेज भी लेते हैं तो जाके इतना अच्छा मेंस में ठीक ठाक स्कोर कर दिया करते थे कि आप को अगर इंटरव्यू ठीक गया तो आप कोई ना कोई सीट उठा सकते थे। अभी क्या हुआ है कि 3 मार्कर में से ये 2 मार्कर कर दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ, 3 मार्कर का वेटेज कम हो गया। पहले अगर 3 मार्कर में आपने एक गलती की, तीन के तीनों नंबर गए, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ऐसा कुछ लोग ये बताया करते थे कि 3 मार्कर में मतलब आप कुछ भी लिख दो नंबर मिलेगा। बिल्कुल नहीं है, हमने किया है, और जब हमने रिजल्ट देखा तो उसको हमें समझ में आया कि अगर कुछ उल्टा सीधा आप लिखते हो उसके नंबर नहीं मिलते थे। अब क्या हुआ नए चीज़ में कि 3 मार्कर की जगह 2 मार्कर किया गया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो रिजल्ट पे 1 2 क्वेश्चंस रहते हैं, उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 3 नंबर कम होने की जो चांसेस हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होता है, और 2 मार्कर अगर गलत होते हैं वहाँ पे नुकसान स्लाइटली कम होगा, 1 2 नंबर का भी कम होगा। एक क्वेश्चन में 1 नंबर का नुकसान कम होगा। और ये 1 2 नंबर बहुत मैटर करते हैं। जब आप एक नंबर जोड़ते जाते हैं तो जाके जब आपका एक्यूमुलेशन होता है मेंस में, तो वहाँ पे बहुत वेरिएशन क्रिएट करता है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है 7 मार्कर। ये जो है ये डिसाइड करेगा कि आप मेंस में कितना स्कोर करते हैं। यहां पर अगर आपने आधा क्वेश्चन लिख दिया है या ठीक ठाक उसके आसपास आंसर लिखा, 1 नंबर आपके मिल सकते हैं। सही किया तो आप 2 नंबर ले सकते हैं। ये आंसर अगर आपने अच्छे से किया, इसको आपने प्रॉपर, अगर मैं मानता हूं कि अगर एक पेज आयोग अपनी नई आंसर कॉपी में एक पेज देता है, अभी आइडियल कंडीशन में यही मान के चलते हैं, एक पेज में अगर आप शुरू के 2 या 3 पेज में, 2 लाइन में, सॉरी, शुरू के 2 लाइन में आप इंट्रोडक्शन देते हैं जो भी आपसे पूछा गया है। सपोज मध्य प्रदेश की आर्थिक नीति या मध्य प्रदेश की खनिज नीति के बारे में पूछा गया, समझाइए, तो आप 2 लाइन में बता दीजिए कि खनिज नीति इस वर्ष आई थी, उसके, है ना, और उसका उद्देश्य क्या था। 2 लाइन में आपने बता दिया जल्दी से। अब बाकी के जो 5 6 7 लाइन हैं उनमें आप मेन फैक्टर में, मेन फॉर्मेट में आ जाइए कि जो पूछा क्या गया, खनिज नीति के उद्देश्य, खनिज नीति की विशेषताएं, खनिज नीति के प्रावधान, ये जो भी क्वेश्चंस पूछे उसको आपको मेन फॉर्मेट में लिखना है। और इसके बाद आखिरी में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं 2 लाइन का कि हाँ, मध्य प्रदेश खनिज नीति अपने उद्देश्यों में
आंशिकतः सफल हुई है और इसमें और इसे और सफल करने के या इसे और विकसित करने के प्रयास जारी हैं, इसमें संशोधन होने के प्रयास जारी हैं। ठीक है, सिंपल सा आंसर। यहाँ पर अगर आप 5 स्कोर करते हैं हर एक 7 मार्कर में, मानते हैं हम एवरेज 4 भी लेते हैं, है ना, यहाँ पे अगर आप 4 लेते हैं, बहुत अच्छा आंसर आपने किया, इंट्रो या कंक्लूजन दे दिया, 5, 4 या 5, ये अगर स्कोर रहता है आपका 7 मार्कर में, यकीन मानिए मेंस में इतनी शानदार परफॉर्मेंस होगी कि आप मतलब मेंस तो क्लियर होगा ही, आप इंटरव्यू में भी अगर आपके नंबर कम होते हैं तो भी आप मेंस के दम पे अच्छी से अच्छी सीट उठा लेंगे। 10 मार्कर में मानिए अगर आपने बहुत अच्छा लिख दिया, 5 या 6, एवरेज लिखा है तो 4, जैसे पहले 11 मार्कर में हुआ करता था, वो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है ना, कितना भी अच्छा आंसर लिखेंगे 6 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। एवरेज आंसर लिखा 4, उनको ठीक लगा, थोड़ा अच्छा समझ में आया, आपने क्वेश्चंस को सेक्शन में डिवाइड करके किया है, तो 5। तो ये कितने रहते हैं, 3 ही रहते हैं, इसमें ज़्यादा वेरिएशन होने वाला नहीं है, ये आपका सबसे मेन पॉइंट हो चुका है। तो अब जब भी आप तैयारी करें या मेंस के नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सिलेबस कम से कम अगली अगर माने 4 पीएससी मतलब 4 प्रीलिम्स तक तो यही रहने वाला है, 4 या 5। अब जब भी आप तैयारी करें तो अपने जो नोट्स बना रहे हैं ऐसे बनाएं कि उसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक है उससे अगर 7 मार्कर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, उसके आंसर आपको लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। 10 मार्कर कितने हैं, 10 मार्कर एक्चुअली होता क्या है कि 2 7 मार्कर अगर देखा जाए, जैसे पहले 5 मार्कर हुआ करता था, जैसे हमने 19 और 20 की दोनों की तैयारी की है, और उसमें 5 या 6 मार्कर लगभग एक ही बराबर एक ही पैटर्न में हुआ करते थे। तो 10 मार्कर दो 7 मार्कर का कंपाइलेशन हो गया है। ये 7 मार्कर जो है वो 60 वर्ड्स में है, और ये जो 10 मार्कर है वो 100 वर्ड्स में है, 200 वर्ड्स में है। तो 10 मार्कर 200 वर्ड्स यानी 2 पेजेस में आएगा। 2 7 मार्कर का कंपाइलेशन आप समझ सकते हैं उसको, है ना। तो वो इंट्रो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, तो ये 2 पेजेस में आपका 10 मार्कर हो जाता है। 7 मार्कर पूरा एक पेज में रहेगा 60 वर्ड में। अब 60 वर्ड है यानी आप कह सकते हैं एक पूरी 10 लाइन जो भी रहती हैं, और तो 60 वर्ड जो रहता है, आप इंट्रो और कंक्लूजन इसको अगर हम अलग कर दें तो वो जो 50 टू 60 वर्ड हैं उसमें आप जो भी इसकी मेन बॉडी रहती है, अगर उसने पूछा है सपोज कि जो जिन्ना अली, मतलब अगर हिस्ट्री की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे थी क्या थी, या उसकी विशेषताएं या उसके प्रावधान पूछा है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि जिन्ना कौन थे या सूत्री मांगू का पीछे का बैकग्राउंड क्या है। इंट्रो में आपने लिख दिया, इस बैकग्राउंड में उसका बैकग्राउंड बता दिया कि जो कांग्रेस ने अपनी मांग रखी थी उसके काउंटर करने के लिए जिन्ना ने अपनी मांग रखी, ठीक, बैकग्राउंड बता दिया। 5 से 6 या 7 लाइन में आपने जो मेन प्रावधान थे उसके बता दिए, और अंत में कंक्लूजन जो रिजल्ट निकला उसका वो बता दिया। यहां पर आपने स्कोर किया, आपने मेंस को जीत लिया। 2 मार्कर की अगर मैं बात करूं, कभी भी 15 के 15 2 मार्कर नहीं बनने वाले हैं, किसी से नहीं बनते हैं, रेयरली मैं कहता हूं कि 1-2 होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ होते हैं कि लकीली ऐसा हो जाता है। जैसे 2020 का मैंने मेंस दिया तो मुझसे 13 3 मार्कर उसमें हुआ करता था, 13 3 मार्कर बन गए, 13 2 नहीं बने मुझसे, है ना। कुछ लोग दोस्त थे उनके 10 3 मार्कर ही बने, वो सेलेक्ट हुए, और मेरा 13 3 मार्कर हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ पार्ट ए की, मेरा नहीं हुआ। तो मतलब वो एक्यूमुलेशन, मतलब मेंस मेरा क्लियर हुआ था, इंटरव्यू में नहीं हुआ। तो ये कह रहा हूँ कि जो 3 मार्कर हैं उनका वेटेज पहले बहुत हुआ करता था, अगर आपने एकदम सटीकता से कर लिया, अगर आपकी एवरेज मार्किंग भी हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अब क्या हुआ है कि इसका एक एक नंबर कम हुए हैं और वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, और ये जो पहले 11 मार्कर हुआ करता था इसका एक नंबर यहाँ पे कर दिया गया है, तो ये चीज़ जो है ये 10 मार्कर हो गई है। एक चीज़ और हुआ है, जैसे पहले 19 में हुआ करता था इकोनॉमिक्स, एक पार्ट भी हुआ करता था साइंस थर्ड पेपर में, पार्ट ए, और पार्ट ए में साइंस हुआ करता था, पार्ट बी में इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में पोर्शन उसका बहुत बढ़ा दिया गया है, पेपर थर्ड में 150 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का कर दिया गया है। तो अब आपको इकोनॉमिक्स के लिए एक अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जैसे 2019 तक हम लोग अपनाते आए थे, 2020 से जो नया सिलेबस हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स 2 यूनिट बस थी, एक एमपी की और एक इंडियन इकोनॉमी, मतलब 60 नंबर का पूछ रहा था। अब इकोनॉमी 150 नंबर की हो गई है, पूरा एक पेपर थी का पूरा एक पार्ट ही इकोनॉमिक्स का हो गया है। इसके लिए आपको टॉपिक्स वही रहेंगे, आपको नई स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको पूरे एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने पड़ेंगे,
अब अगर पूरा 150 क्वेश्चंस के मतलब 150 मार्किंग की इकोनॉमिक्स हो गई है, तो ये यकीन मानिए कि हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक से इक्वली क्वेश्चंस आ सकते हैं। और यकीन मानिए ये अभी नहीं, अभी तो मान लीजिए नया अभी 2024 का प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। अगले 5 साल के लिए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप नहीं जान सकते हो कि आपका किस अटेम्प्ट में होने वाला है। तो आपके जो नोट्स बनने चाहिए इकोनॉमिक्स की, वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर कुछ क्वेश्चन इस बार आए हैं, कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक से आ गए हैं, तो अगली बार जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन जो स्पेसिफिक जो जो कुछ टॉपिक्स से आ गए हैं इस बार, शायद उससे अगली बार ना आए, अदर टॉपिक्स से आएंगे। तो आपको उन टॉपिक्स को कवर करना है, सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है कि जो ये वाले टॉपिक से आए या दूसरे किसी से भी आए, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएं। आपको मतलब मेरा कहने का टोटल ये कहना है, जो इंटेंशन है, कि जो भी पेपर में आए, इकोनॉमिक्स हो या बाकी जितने भी पेपर हों, आपकी नोट्स ऐसे होने चाहिए कि कहीं से भी आए आपसे मोस्टली क्वेश्चंस बन जाएं, या नहीं भी बन रहे हैं तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैसे चीज़ें की जाती हैं। आप जब तैयारी करते हैं, आप कभी कभी डिप्रेस फील होते हैं, जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है या फिर रिजल्ट रुका होता है या फिर नहीं आ रहा होता है, तो प्रॉब्लम आती है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें। मैं जो हम लोग वो हैं जो भी 19 और 20 में सेलेक्ट हुए, जो लॉकडाउन के डिप्रेशन से गुजरे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो मैं पर्सनली बताऊं, कि मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जो पोएट्री करता था, जो मतलब लिखता था, कविताएं लिखना, वो मेरा शौक रहा है। मैंने अपने डीएएफ में इंटरव्यू के दौरान उसको मेंशन भी किया था। इसके अलावा मैं कुछ कहानियाँ पढ़ता था। कहानी लेखन भी मेरा वो शौक रहा है, हॉबी रही है। कहानियाँ मैं पढ़ता था, मुझे कहानियाँ पढ़ना शौक है। तो उससे क्या होता है, जो मुझे फ़ायदा ये पहुंचता था कि कहानियाँ मेरे लिए एक टाइम ट्रेवल की तरह हैं। मतलब एक एक टाइम जोन है जो मुझे दूसरे बैक जोन में ले जाती हैं। तो जो एक डिप्रेशन या हैरानी वाला या परेशान करने वाला जोन है, उससे निकल के आप एक दूसरे जोन में पहुंच जाते थे। मैं पर्सनली पहुंच जाता था। तो मुझे यहाँ पे मतलब जो भी परेशानी वाला था, इससे थोड़े समय के लिए मेरे दिमाग को राहत मिलती थी। तो इस तरह मैं अपने आप को इस चीज़ से मतलब डिप्रेशन से दूर रखता था। और अब रही बात खुद को मोटिवेट करने की, तो ये चीज़ याद रखिए कि आप इस चीज़ में तैयारी में या एमपीपीएससी में या सिविल सर्विस में आप क्यों आए थे, वो जो क्यों का आंसर है, वो जो रीज़न है ना, वही आपको मोटिवेट कर सकता है। मैं यहाँ पे 4 बातें बोल लूँ या आपके जो भी सर लोग होंगे या गाइड लोग होंगे वो 4 बातें बोल लें, किसी को कोई फर्क, कोई चीज़ें आपको मोटिवेट नहीं कर सकती हैं। आप यहाँ पर क्यों आए थे, जो आपका मेन रीज़न था, वही आपको मोटिवेट करेगा। परेशानियाँ होंगी, यकीन मानिए। जब आप सिलेबस इतना देखते हैं, जब मैं पहली बार प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू किया, तो मुझे भी लगता था यार इतने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, 4 4 5 5 साल का उनका एक्सपीरियंस है, हर बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं। अगर ये लोग ऑलरेडी कंपटीशन में है तो हम कैसे निकाल पाएंगे, मतलब मैं कैसे इनसे इनसे पार पा सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी कट ऑफ को इतना बढ़ा रहे हैं। पर फिर भी डर लगा था, यकीन मानिए मुझे भी डर लगा था। पर फिर भी उस डर से पार पाते हुए मैंने कोशिश की। मैं जो भी हमारा सिलेबस था या टॉपिक थे उनको पढ़ता रहा। मैंने कहा पढ़ तो ये भी रहे हैं, पढ़ मैं भी रहा हूँ, बस पढ़ना दोनों को है। फिर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे देखते हैं। और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो जिसने सबसे कम गलती की उसका कट ऑफ क्लियर हो गया। ये सिंपल फंडा रहता है। अगर आप गलतियां करते हैं, आपने भी वही पढ़ा है जो हमने पढ़ा था या हमसे पहले वालों ने जो पढ़ा था, जिसने कम गलतियां की उसने कट ऑफ क्लियर किया, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में भी हमारा जो 3 मार्कर या अब 2 मार्कर हो गया है, वो फैक्चुअल है। एक्चुअली वो जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं यही हमें काम आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपने गलती की तो आप बाहर होना तय है आपका। यहाँ पर तो 2 2 नंबर का नुकसान होने वाला है। तो कम गलतियां करेंगे, आपको निकल जाएगा। और रही बात जैसे आप इंदौर आते हैं या कहीं भी दूसरी जगह हैं और वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग रहते हैं। अगर आप घर पे रहते हैं तो इतने सारे काम पड़ते रहते हैं, रिश्तेदारों का फ़ोन या फिर कोई भी कोई यहाँ काम आता है। और फ़ोन एक सबसे बड़ा एडिक्शन होता है कि जैसे आप सोशल मीडिया में, सभी लोग हैं, हम लोग भी थे, है ना, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और फ़ोन की लत सी ऐसी लगती है, आपको पता नहीं होता कि आपको फ़ोन किया सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म की एडिक्शन है, लेकिन वास्तव में आपको होता है। ये आपको एहसास तब होता है जब अगर आप कभी अपना एक्चुअल टाइम स्पेंड है, अगर उसमें एक साथ टाइम मॉनिटर होता है, आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना टाइम उसमें स्पेंड कर रहे हैं। और यकीन पाएंगे उससे आपने एक्सट्रैक्ट क्या किया, नथिंग, कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं किया है। बस ऐसा लगता है कि यार ठीक है, थोड़ा किताब पढ़ रहे हैं,
यार बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, जबकि हुआ नहीं होता है। आप वास्तव में 10 या 15 मिनट ही आपने किताब पढ़ा है, लेकिन जो चीज़ हमारा जो दिमाग होता है, कंफर्ट जोन में रहते हैं हम। तो जब भी आप कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस हार्ड वर्क को रेजिस्ट करता है। आपने 15 मिनट पढ़ा, लगता है अरे यार कितना मतलब कितना ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड कर दिया पढ़ते हुए, थक गए हैं, चलो थोड़ा फ़ोन उठाते हैं। अब यहीं पे गलती होती है, और उसी फ़ोन में आप आधे घंटे 40 मिनट या कभी कभी 1 घंटे आप गुजार देंगे स्क्रॉल करते हुए, लेकिन आपको लगेगा यार अभी तो 10 ही मिनट गए हैं। ये डिफरेंस होता है कि हम जो कंफर्ट जोन की चीज़ें हमें मिली हैं उसमें हम कितना भी टाइम गुजार दें हमें बहुत कम लगता है। और जब हम कंफर्ट जोन से आगे आके कुछ जो चीज़ रेजिस्ट करने वाली होती है उसके अगेंस्ट जाके चीज़ें करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा भी जो टाइम हम उसमें देते हैं वो बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि हमने टाइम बहुत कम स्पेंड किया था। तो मैं फ़ोन के लिए ये बोलूँगा कि जैसे पर्सनली जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई, फेसबुक से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, आईडी बनी थी पर कोई उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं था। इंस्टाग्राम का जो लत होती है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे जितने भी ये चैनल्स या चलते हैं, जैसे बाकी जो भी कोचिंग्स है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, और उसमें जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं तो उसको हमने फॉलो कर रखा था। उसका बाकी नोटिफिकेशंस म्यूट थे, लेकिन पर्टिकुलर जो पेजेस होते हैं जिससे आपको कोई भी जीके की या करंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके मैंने नोटिफिकेशंस ऑन कर रखे थे। तो वो जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैंने देख लिया। अब जैसे आप इंस्टाग्राम में कोई भी आप कॉमेडी वीडियो या चीज़ें देखते हो, जैसे आपको याद रखता है, यकीन मानिए अगर आप इस पर्पस से इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, ये भी याद होता जाता है। और अगर ऐसा चीज़ें हैं, आप इसके एक नोट्स बना लीजिए कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ से पढ़ी है और इसका पर्टिकुलर नोट्स है, इसका सोर्स ये था, और वो चीज़ें याद भी रहती हैं। जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं फॉरेन वाले, और जो भी बाकी न्यूज़ चैनल्स हैं, आउटलेट हैं, मीडिया आउटलेट हैं, आप उनको फॉलो करिए, तो उसमें नए नए वीडियो आते रहते हैं। जो भी इसका यूज़ है, आप इसको करंट अफेयर्स का जो आपका नॉलेज है उसको बढ़ाने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। करंट अफेयर्स आपको अपडेट रखना है। अगर थोड़ी बात करें सोशल मीडिया के थ्रू ही, जो भी आपको वीडियोस वगैरह देखते हैं, डेली का करंट वहाँ अपडेट होते रहते हैं, आप उसके नोट्स बनाते चलें, उसको आप कर सकते हैं, अपना करंट की इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स ही आपको मेंस में फ़ायदा करते हैं। इस साल या आज जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आज से अगले साल 1 साल बाद जब भी आपका मेंस होगा, 2 साल बाद जो भी मेंस होगा, वो आपके लिए स्टैटिक जीके बन जाता है। और वो क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं। 2019 का जो मेंस हुआ था, तो आत्मनिर्भर भारत एक क्वेश्चन था, 15 नंबर का था। वो लॉकडाउन के टाइम पे आया था। अब वो उसमें तो करंट था, लेकिन जब हमारा मेंस हुआ तो मेंस में हमारा स्टैटिक जीके बन गया, 15 नंबर का क्वेश्चन। आप यकीन कर सकते हैं, जिसने उसको पढ़ा था उसके पांचों स्तंभ पढ़े थे और जिसने उसका आंसर किया उसको कितनी अच्छी मार्किंग हुई होगी। क्वांटम सुप्रीमेसी उस समय एक क्वेश्चन था, नया नया ट्रेंड कर रहा था। मैंने उसका एक पूरा आर्टिकल उस पर पढ़ लिया था। मेरा इंटरेस्ट था करंट अफेयर पढ़ने में, मुझे इंटरेस्ट मतलब ये भी होता है, इंटरेस्ट का भी होता है। मेरा इंटरेस्ट था, मैंने उसको पढ़ लिया। साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट भी था मेरा, और एज सच वही करंट क्वेश्चन था, वो 15 नंबर के क्वेश्चन में आ गया। मैंने उसको अटेम्प्ट किया और अच्छे से उसका आंसर किया, तो वो मुझे फ़ायदा मिला। जैसे G20 वगैरह हो गया, SCO समिट वगैरह हो गई, है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पॉलिटी में आते रहते हैं कि इससे क्या रेलेवेंस है। तो सिलेबस में भी दे दिया है ना, बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये करंट में तो ट्रेंडिंग में रहती हैं। G20 समिट या बाकी जितने भी समिटें हर साल होती हैं, ब्रिक्स वगैरह जो भी है वो भी समिट्स होती रहती हैं। तो ये आप करंट में अपडेट करेंगे। अब जब भी आपकी कोई समिट होती है तो उसका बैकग्राउंड, उसके प्लस माइनस जो फायदे हैं, नुकसान है, उसका जो वे फॉरवर्ड है, उसके बारे में करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक रहता है उसमें बताया जाता है। तो जब आप इसको एक बार दो बार देखते हैं तो आपको टॉपिक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी करंट पढ़ते पढ़ते आपको वो टॉपिक प्रिपेयर्ड हो जाता है, और जब भी ये क्वेश्चन आपके उसमें आएगा मेंस में, आप इसको अच्छे से आंसर कर लेंगे, अच्छे से टैकल कर लेंगे। हो सकता है ऐसा एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पर फिर भी आप उसको बड़े अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए G20 के बारे में शायद ऐसा ना पूछे डायरेक्ट जिस तरह से आपने पढ़ा है, पर ये पूछ सकता है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में उसकी रिलेवेंस क्या है, या कैसे ये इंडिया को वर्ल्ड फोरम पे एक स्थायित्व प्रदान कर सकता है। तो अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर आपके मेंस को, स्पेशली अगर मैं बात करूं साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन तीन की कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यकीन मानिए हर बार मेंस में करंट अफेयर्स से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक जो रहते हैं उनके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। 19 से लगातार जो भी हुआ है, अभी तक तो मैंने यही देखा है, हर बार क्वेश्चंस आए हैं। तो वो अगर आप अपना अपडेट रखते हैं तो वो भी आपको मेंस में फ़ायदा मिलेगा। जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो भी पढ़ाए जाते हैं, जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड होते हैं, आप इसको देखते रहिए। यहाँ पे करंट का भी क्लासेस आई थिंक लगती होगी जो भी है।
तो आप इसको देखिए, अपने आप को अपडेट रखिए। कोई टॉपिक आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है पर आप भूल रहे हैं, तो आप उसका नोट्स बना लीजिए। अब नोट्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हाँ मेंशन करना चाहूँगा, एक गलती मैंने की थी 2019 में। मेरा मेंस का जो शायद जो रिजल्ट था, मेंस के नंबर मेरे थोड़ा सा कम है स्लाइटली, और उसकी गलती मेरी जो वजह जो थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स ना बनाना इतना बड़ा हार्मफुल था। शायद मैं पहली पहली बार था, मेरा पहला मेंस था, आइडिया नहीं था कि तैयारी कैसे करें, कैसे बनाएं, क्या नोट्स कैसी होनी चाहिए। और नोट्स जो बनाए भी थे वो यूजलेस थे मेरे नोट्स। नोट्स कैसे बनाएं प्रॉपर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपको हर कुछ नोट्स में नहीं लिखना है। सपोज कोई भी टॉपिक उठा लें, जैसे G20 की ही बात करें, है ना। अगर आपको उसके बारे में पता है क्या कैसे फॉर्मेशन हुई, क्या उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं लिखें, ज़रूरी नहीं है। सपोज वहीं पे दूसरी जगह आ गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, इसके बारे में आपको कम पता है या पता भी है, आपने पढ़ा भी है तो भूल जाता है। इसको आप नोट्स में मेंशन करें, इसके जो भी है, स्थापना कब हुई, बैकग्राउंड क्या रहा है, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, इन सब चीज़ों को मेंशन करें। तो नोट्स में आपको हर कुछ नहीं लिखना है। नोट्स में आपको वो चीज़ें पढ़ लिखनी है जो आपको भूल रही हैं। जब भी आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक के लिए जो भी उससे रिलेटेड सोर्सेज हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको हर चीज़ आपके नोट्स में नहीं मेंशन करनी है। ऑब्वियसली अगर 100 चीज़ें हैं, 100 में से 30 से 40 चीज़ें ही आपको नोट्स में लिखनी है। बाकी चीज़ें आपको पता होंगी कुछ, जो चीज़ें आपको याद हैं या पता है उनको आप छोड़ते जाइए। जहाँ पे आपको लगता है कि जो टॉपिक्स को टैकल करने में आप प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उनको आप नोट्स में बना लीजिए। और नोट्स आपके व्यवस्थित होने चाहिए। व्यवस्थित कहने का मेरा मतलब, टू मार्कर के नोट्स अलग होने चाहिए। फैक्ट फैक्ट उसके बारे में लिखा होना चाहिए कि 2 लाइन में लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे या कैसे लिखेंगे। 7 मार्कर की आपके नोट्स अलग होने चाहिए कि 7 मार्कर में इंट्रो आप कैसे लिखेंगे, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। आपको 7 मार्कर के जो भी क्वेश्चन हैं, आपको डेली 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 बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन आप पिक करिए वेरियस टॉपिक से। आप एथिक्स की बात करें या फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक की प्रैक्टिस अलग तरीके से होती है। इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स का जो 7 मार्कर होगा उसकी प्रैक्टिस अलग होगी, और हिस्ट्री या ज्योग्राफी है उसका जो 7 मार्कर होगा उसकी प्रैक्टिस अलग होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करिए कि अगर कोई क्वेश्चन आया कैसे करें, उस पर इंट्रो कैसे देंगे, उसका कंक्लूजन कैसे करेंगे। इनकी नोट्स भी बनाइए। जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है आ सकते हैं, आपसे बन नहीं रहे हैं, उनके नोट्स बनाइए। 2 मार्कर की नोट्स आपके पास जरूर बनी होनी चाहिए। जो 10 मार्कर है, आपको इसकी नोट्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 10 मार्कर के नोट्स ऐसा कुछ होते नहीं है। एक्चुअली 10 मार्कर क्या होता है, जो 2 7 मार्कर या 2-3 टॉपिक को एक कंपाइल करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। कि जैसे G20 की ही बात करें कि इसकी स्थापना क्या हुई, इसका स्थापना का उद्देश्य क्या है, और भारत के संदर्भ में इसकी भूमिका को बताइए। ये 3 क्वेश्चन हो गए, इसको उन्होंने 10 मार्कर में पूछ दिया। तो एक्चुअली ये एक 2 मार्कर और 2 7 मार्कर का कंपाइलेशन है। तो आपको इधर इसके नोट्स बनाने हैं, और 7 मार्कर की आपको नोट्स बना के प्रैक्टिस करनी है। और 10 मार्कर वैसे भी आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे तो जब ये आ जाएंगे आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ आपको, ये दोनों आपको स्कोर कराएंगे। तो ये मेरा कुछ सजेशन था, मेरा कुछ गाइडेंस था। अ, आशा है आप लोग भी इसी तरह अपनी मेहनत को लगातार करते रहेंगे, और अपनी मेहनत को सफल बनाएंगे। एक दिन रिजल्ट आता है आपका, कभी कभी लेट होता है, हताशा होती है, यकीन मानिए होती है, मुझे भी हुई थी। 2-2 बार इंटरव्यू से जब बाहर हुआ तो फिर लगा कि अब क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। ये चीज़ भी, ये क्वेश्चंस आते हैं। पर यकीन मानिए अगर आपने अपने हार्ड वर्क की तरफ, आपने हार्ड वर्क सच में किया है, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा मैटर भी नहीं करती हैं, आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। और यकीन मानिए, कहीं ना कहीं मुझे भी यकीन था कि अगर मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कोई कमी अपनी तरफ से छोड़ी नहीं है, तो रिजल्ट तो मुझे मिलेगा। बस मुझे डर इस चीज़ का लग रहा था कि कब मिलेगा, इस बार मिलेगा या अगली बार या अगली बार। तो ये सिविल सर्विस, आपको तो पता ही होगा कि इसमें आप, कोई कितना भी किसी ने पढ़ाई की हो, कोई भी श्योर नहीं हो सकता है कि उसके पहले अटेम्प्ट में निकलेगा या चौथे या पांचवें या छठवें अटेम्प्ट में। कई कई मैंने रिजल्ट में देखे थे, कुछ कुछ लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जो जिनकी शादी होगी 34-35 साल के हैं, उन्होंने 11-12 के भी अटेम्प्ट दिए हैं। यकीन मानिए 2012-13 से PSC दे रहे हैं, अभी जाके सेलेक्ट हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में निकाला है, मैं भी हूँ उसका एग्जाम्पल। कुछ लोग हैं जिन्होंने तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में निकाला है। तो ये आप कभी जान नहीं सकते कौन सा लगेगा। कंसिस्टेंसी जिसने मेंटेन रखी, कंसिस्टेंटली जिसने अपने सिलेबस को पढ़ा, उस पर वर्क करते रहे, उसको जाकर उसका रिजल्ट मिल गया। अगर आप बैक ऑफ कर जाते हैं तो फिर यकीन मानिए, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये आपके पर्सनल चॉइसेस होगी। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, यकीन मानिए भरोसा रखें, वो आपको ज़रूर सफल कराएगी। आपको पार लगाना ही है, टाइम थोड़ा लग सकता है, पर आप ज़रूर सफल होंगे। मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप सभी सफल हों,
अपने माता पिता, अपने क्षेत्र और अपने परिवारजन का नाम रोशन करें, जो जिन्होंने आपसे इतनी उम्मीद लगाई है, या जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है, या इंदौर में है, या जहाँ कहीं भी हैं, आपके पीछे जो खड़े हैं, आपकी सफलता में आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी पूरी उम्मीद है और मेरी ईश्वर से ये आकांक्षा है कि आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और अपने आप को वो जो मुकाम जो आपने सोचा है उसको जरूर प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।